यहाँ से अगर मैं शुरुआत से बताऊं आपको, तो लीनियर मोमेंटम हमने पहले पढ़ा था, पी इक्वल टू एम वी होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा कि इट रिमेन्स सेम ऑल द टाइम। कंजर्वेशन मतलब वो चीज हमेशा सेम रहती है। तो सेम रहने का मतलब है इट रिमेन्स कांस्टेंट। जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पर मेरा आंसर जीरो आता है। तो डीपी बाई डी टी जीरो आ जाएगा। मैं बोलता हूँ बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट डीपी बाई डी टी होता है। दोनों कंबाइन करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि व्हेन मोमेंटम इज कंजर्व एफ नेट क्या होता है बॉडी पे जीरो। इसको हम कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर टोटल मोमेंटम एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व। क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूँ, पर मीनिंग क्या है वो हमें समझना है मेनली, कि व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें क्या बताना चाह रहा है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो हमने क्या किया, तीन चार पार्टिकल लिए, इनकी किसी की v1 वेलोसिटी, किसी की v2 वेलोसिटी, किसी की v3 वेलोसिटी, ऐसे अपनी अपनी वेलोसिटी, और इसको मैंने डब्बे में बंद किया और इसको मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दुनिया से कोई मतलब नहीं है मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। मतलब अगर मैंने इसको दुनिया से पूरा अलग कर दिया है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या मानते हैं, एफ नेट मान लेते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब ये कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आपका नेट मोमेंटम भी क्या हो जाएगा उस टाइम पे, कंजर्व हो जाएगा। मतलब आपका जो नेट मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लीजिए वन पार्टिकल है, ये टू पार्टिकल है, थ्री पार्टिकल है, फोर फाइव। इसका मतलब ये कि नेट मतलब सम, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऐसे करके सबका सम क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इनकी वैल्यू भले ही चेंज करती रहे लेकिन वो इस तरह चेंज करेगी कि आपका सम क्या रहना चाहिए, हमेशा सेम टू सेम रहना चाहिए। समझ में आई बात। हाँ जी। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वो है आपका कोलिजन। जब भी दो बॉडी का कोलिजन होता है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि आपको सिलेबस से हटा चुके हैं इसको अभी टर्म वन के, लेकिन इतना तो बता देते हैं ताकि आपको कुछ तो काम आए। तो कोलिजन, जब भी दो बॉडी का कोलिजन होता है, ध्यान देंगे, जब भी दो बॉडी का आपस क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो लेट्स से कि ये मास m1 है, ये मास m2 है। ये बॉडी आपकी इस तरफ जा रही है u1 वेलोसिटी से, ये आपकी इस तरफ जा रही है u2 वेलोसिटी से। ये मैंने आपका डायग्राम बना के दिया आपको बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इस तरह से जा रही है। अच्छा, आप एक बात दिमाग लगा के बताओ हमेशा कि मुझे अगर कोलिजन करवाना है इनके बीच में, तो u1 और u2 में कौन बड़ा होना चाहिए, जल्दी से बता दो। साफ सी बात है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मान लो मेरे पीछे से कोई आ रहा है, लाइक अगर मुझे टक्कर मारेगा तो उसकी स्पीड मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सर लाइक U1 की स्पीड ज्यादा होनी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो टक्कर मार पाएगा, वरना टक्कर ही नहीं मार पाएगा चाहिए। वो। अगर मैं यही बात हाँ आफ्टर करूं कि आफ्टर m2 हो गया, m1 हो गया, तो मैंने आफ्टर का डायग्राम बनाया, ये मैंने बना दिया v2 आफ्टर कोलिजन और v1। अब आप बताओ कि अब आफ्टर कोलिजन कौन ज्यादा होगा, v1 या v2। हाँ। V2। v2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर v2 बड़ा नहीं हुआ तो टकराते रहेंगे। और टक्कर तो एक ही बार होगी ना, सुना कि टकरा ऐसे तो चिपक ही जाएंगे, ऐसे थोड़ा होगा कि आगे वाला भाई चल ही नहीं रहा, तो ऐसे हो गया। तो ये वाली बात होती है। तो इसमें आपका हम बोलते हैं कि आपका इस सिस्टम में क्या होता है, आपका आपका ये एग्जांपल है कोलिजन का, वेयर वेयर नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब सुनते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर नेट मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब एफ नेट जीरो होगा। तो मैंने बोला कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बस ये दिखना है कि नेट, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज हैं, नेट पी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट ये रहने का मतलब ये है कि सम ऑफ देयर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सम ऑफ देयर फाइनल मोमेंटम। कंजर्व होने का या कांस्टेंट होने का मतलब यही तो है कि जितना पहले था उतना ही क्या हो जाएगा आपका बाद में हो जाएगा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो इसका मैंने इनिशियल मोमेंटम इसके लिखा P1 I लिख दिया। P1 I का मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन। तो मैं वैसे लिख दिया P2 I, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू। बस ध्यान क्या रखना है, ये वेक्टर साइन के साथ लिखने, क्योंकि साइन पे डिपेंड करता है आपका। सिमिलरली मैं P1F, इसका मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ वन। ऐसे मैंने क्या लिख दिया P2F, इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ टू। ये मैंने इस तरह से लिख दिया आपका। ठीक है। अब मैं साफ सी बात है यहाँ पे क्या लिखता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आपका इनिशियल वाली वेलोसिटीज है, इज इक्वल टू m1 v1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 v2। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे।
हाँ जी। बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। आपको एग्जाम में m1 m2 की वैल्यू देगा, u1 u m1 m2 की वैल्यू देगा, u1 u2 की वैल्यू देगा, और आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, v1 और v2 को सॉल्व करना पड़ेगा। एक और इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर हम कोलिजन को बहुत ज्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ रहे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी बस आपको इतना ही पता हो जाए तो काफी है कोलिजन के बारे में। कोलिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसमें अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लिख के दिखानी है तो आपको ये लिखना है। बस इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको पुट एवरीथिंग विद साइन, पुट एवरीथिंग विद साइन। ऐसा इसीलिए बिकॉज आपकी वेलोसिटी और मोमेंटम सबके सब क्या होते हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो आपको साइन के साथ में रखना जरूरी है, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। और एक और बात, इसको हम इस चैप्टर को हम इस कोलिजन को हम वापस से पढ़ेंगे। आपके उसमें सिलेबस में वो आ रहा है ना, वर्क पर एनर्जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसमें ये वापस आएगा। लेकिन आपके उसमें वर्क पर एनर्जी से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसमें हटा दिया गया ना एक्सक्लूड। आपके जो टर्म वन अभी हो रहा है, एक्सक्लूडिंग कोलिजन लिखा हुआ है उसमें, राइट। तो उसमें हम बहुत डीप में इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो वर्क पर एनर्जी में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल स्टडी ऑफ कोलिजन इन वर्क पर एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इसका एग्जाम्पल की तरह एक वो दिया आपको, वर्क पर एनर्जी, आपको एक बस इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कोलिजन क्या होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज, डेफिनेशन वाइज इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सुनेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है, सिंपल सा बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो उसको या नेट फोर्स बोल देते हैं, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा था ना, चाहे एक्सटर्नल फोर्स बोलो चाहे नेट फोर्स बोलो, बात एक ही होती है। तो नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगर किसी बॉडी पे ध्यान दें, किसी बॉडी पे अगर आपका एफ एक्सटर्नल या एफ नेट क्या है, जीरो है, इसका मतलब वहां पे एम ए बी क्या है, आपका जीरो है, राइट। हाँ जी। अब एम ए जीरो, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक्सीलरेशन भी क्या है, आपका जीरो है, राइट। हाँ जी। अब एक्सीलरेशन जीरो आपके दो केसेस में हो सकता है, ठीक है। एक्सीलरेशन जीरो होने के दो केसेस बन सकते हैं आपके, एक तो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे ही रखी हुई है, अगर बॉडी रेस्ट पे ही रखी हुई है तब उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, ऑब्वियसली उसका ना वेलोसिटी है ना एक्सीलरेशन है। केस टू, वो एक और केस में ऐसा हो सकता है जब उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब v क्या रहा है आपका, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, v इनिशियल और v फाइनल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो उस टाइम पे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन जीरो, या मैं ये बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो इज पॉसिबल इन टू डिफरेंट केसेस। फर्स्ट इज व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, and the second case is when the body is moving with uniform velocity, ठीक है। इन दोनों केस में क्या होगा आपका, आपका इन दोनों केस में हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स बॉडी पे क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो या तो बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है तब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा, या फिर बॉडी इज ट्रेवलिंग या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट इज देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। बट इक्विलिब्रियम का मतलब बस इतना ही आपको समझना है कि व्हेन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब अभी इतना ही समझना है। नेक्स्ट चैप्टर में एक नई चीज और आएगी डेफिनेशन में, पर अभी के लिए डेफिनेशन नहीं काफी है। ये हो गया। अब देखो, बहुत सारे केसेस बनते हैं आपके, मान लीजिए कि इफ ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ऑन अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी है जिस जो आपका इक्विलिब्रियम में है, और उस पर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स, के अलावा कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी दो फोर्स। अब कंडीशन पूछी जाती है कि वो फोर्स कैसे होने चाहिए, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब मैं बात करूँ, दो फोर्स है, मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, मुझे इस पर नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। तो ध्यान ध्यान मान लो कोई ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन है,
और मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया इस तरह से, कोई फोर्स लेके आया इस तरह से। अब आप मुझे बताओ, ये मान लो मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, लेट्स से F1 फोर्स लगा दिया इस तरह से। अब मुझे इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम के मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ कि नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब मैं इस पे कौन सा जो दूसरा फोर्स लगाऊं वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो करना है। अब आप दिमाग लगा के बताओ। अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, और अपोजिट भी होना चाहिए। दूसरी बात आपका अपोजिट तो सेम, होना चाहिए, सेम सेम मैग्नीट्यूड भी होना। मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। हाँ, तो लेट्स से मैंने F2 मान लिया, उसी बात को मैं प्रूव करना चाहता हूँ आपका विद मतलब आपको प्रूव करना चाहता हूँ विद साइन, ठीक है, मतलब इक्वेशन। तो मैं बोलता हूँ कि लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2, और वेक्टर के साथ लेते हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं पूछता हूँ F नेट जीरो होने का क्या मतलब है। सिंपल सा मतलब कि आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। विच मीन्स कि आपका F2 क्या निकल के आना चाहिए, इट मस्ट बी माइनस F1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मोटा मोटा मतलब ये हो गया कि F2 हैज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम एस F1, पहली बात। दूसरी बात, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि F2 हैज डायरेक्शन अपोजिट ऑफ F1, राइट। हाँ जी, ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि दो फोर्स लग रहे हैं तो उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, देन दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर थिंग इज देयर, दे एक्ट अलोंग सेम लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किताब में नहीं दे रखा है, और ये चीज है जो थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए। दे एक्ट अलोंग सेम लाइन, दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मुझे इस पर नेट फोर्स जीरो करना है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैंने F1 ऐसे लगा दिया और F2 में ऐसे लगा दूं, राइट। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए ना, इसमें इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, हाँ जी, क्योंकि इसमें तो कहीं और बॉडी भाग जाएगी उल्टा। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे, हमें सेम लाइन में होना उनका जरूरी है। देयर लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी सेम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो पता होना चाहिए। अपोजिट भी काम होना चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और तीसरी बात सेम लाइन में चाहिए। नेक्स्ट तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ये है आपका, इफ देर आर थ्री को प्लेनर फोर्सेस, या थ्री फोर्सेस को प्लेनर भी ना हो चलेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका, व्हेन थ्री forces, let's say F1 vector, F2 vector and F3 vector are acting on a body in equilibrium। एक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, उस पे आपका तीन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब उन पे क्या कंडीशन होगी तो ये समझते हैं। तो देखो, पहली बात तो अगर मैं बनाता हूं यहाँ से, लेट्स से कि मैंने ये बॉडी बना ली, पहले तीन में से कोई भी दो फोर्स लगा देते हैं। लेट्स से एक फोर्स लगा दिया मैंने F1 ऐसे, और रैंडमली दूसरा फोर्स मैंने F2 लगा दिया इस तरह से, ठीक है। हाँ अब जी, थोड़ा ध्यान देंगे, मान लो इस बॉडी को मैं फोर्स बनाना चाहता हूँ, फोर्स में इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ F1 को, और इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको पता है कि इनका जो रिजल्टेंट है बेटा, जो उनका रिजल्टेंट है वो उनके बीच में कहीं निकल के आएगा इस तरह से, राइट। हाँ जी, तो ये F1 और 2 का रिजल्टेंट है एक तरह से। इसको मैं F डैश बोलता हूँ। F डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, जो कि बीच में आ रहा है। अब जब मैं रिजल्टेंट बना देता हूँ ना, तो उसके बाद मेरे लिए F1 और F2 का कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गया, बिकॉज F1 और F2 का मैं रिजल्टेंट बना चुका हूँ। तो F1 F2 मेरे लिए मायने नहीं रखते, उनका नेट रिजल्ट तो मैं बना चुका हूँ। मेरे सामने सवाल ये है कि मेरे सामने F डैश ऐसे बना हुआ है। अब मेरे सामने एक बॉडी है जिसपे F डैश ऐसे बना हुआ है। अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो बताइए कि मुझे जो तीसरा फोर्स है वो कहाँ लगाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे 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 समझ के रखो कि मेरे पास एक फोर्स है, और मुझे इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक नया फोर्स लगाना है, तो मुझे कैसे लगाना पड़ेगा। बताइए। सर एक बार रिपीट करना। मैंने बोला कि F1 में मैंने तीन फोर्स लगाने हैं मुझे इक्विलिब्रियम में बॉडी को लाने के लिए। तो मैंने पहले लेट से मैंने पहले टेक एनी टू, कोई भी दो ले लिया आउट ऑफ दीस थ्री।
उनका रिजल्टेंट बनाया, ऐसे बन के आया। अब मेरे पास, अब सब कुछ भूल जाओ, अब मेरे पास एक बॉडी है जिसपे एक नेट फोर्स लग रहा है आपका एफ डैश ऐसे, ठीक है। मुझे इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो मैं कैसे अपना नया फोर्स लगाऊं ताकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए? बिल्कुल इसी तरह है। हम्म। जैसे ये मैंने इस पे एक फोर्स लगाया था F1, तो मुझे उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए नया फोर्स कैसे लगाया था मैंने? हम्म, ऑपोजिट। बिल्कुल। अब गलती क्यों आ सकने में, ऑपोजिट होना चाहिए पहली बात, तो उसको मैंने F3 बोल दिया, और उसकी वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, क्या एफ डैश के बराबर होनी चाहिए? हाँ जी। अब देखो, यही सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं तीनों को एक साथ बनाता हूँ, ऑल थ्री टुगेदर, अब मैं तीनों को एक साथ बनाता हूँ, जब मैं ऑल थ्री टुगेदर बनाता हूँ मैं क्या बोलूंगा, देखिए, एक फोर्स आपका नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है, एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है F1। तो डायरेक्शन आप चाहे पीछे से बनाओ चाहे आगे से बनाओ, बात एक ही होती है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे तो सर ऐसे बनाया था, आपने मेन डायग्राम ऐसे कैसे बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्शन कहीं आगे से बनाओ चाहे पीछे से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और F3 आपने देखा है, इसमें से F3 कैसे बन के आ रहा है, इस तरह से बन के आ रहा है, राइट। हम्म। पहली बात क्या निकल के आती है कि मैं अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, इसको मैं मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे, मैं बोलूंगा, तो देखिए कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो आपका क्या मतलब है, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। विच मीन्स कि यहाँ से मैं अगर F3 निकालना चाहता हूँ, इट मस्ट कम आउट इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2, ठीक है। ये सम लिखने का मतलब क्या है, इस सम लिखने का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। और क्या मैं इसी चीज को F3 को मैं इज इक्वल टू माइनस एफ डैश लिख सकता हूँ, राइट। हाँ जी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाई थी, वही चीज मैंने आपको मैथमेटिकली बाय इक्वेशन फॉर्म समझाई थी, बात एक ही है। अब क्या कंडीशन होती है, जो कि अगर तीन फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे और वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, पहली बात कि आपका सम ऑफ टू फोर्सेस must be equal and opposite of third force, right। यस सर। दूसरा फोर्स है, जो दो फोर्स है कोई भी दो, उनका जो सम होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और अपोजिट का मतलब डायरेक्शन उसके अपोजिट होना चाहिए उस सम के। सेकंड और एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, all the three forces all the three forces must be coplanar, ऑल द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, क्योंकि अगर कोप्लेनर नहीं हुआ तो कोई ना कोई इफेक्ट बच जाएगा, और इससे क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगी। आप समझ में आए दोनों पॉइंट्स? हाँ जी। ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। तो अगर आखिरी बार रिवाइज फॉर्म में मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊं, तो हम क्या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब, सर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। या फिर आप क्या बोल सकते हो, नेट फोर्स क्या होना चाहिए बॉडी पे, जीरो होना चाहिए। अब आपको पता है कि हम एक्स में, वाई में और जेड में फोर्स को तोड़ सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं वहां से, हम बोल सकते हैं कि आपका नेट, इसका ये जो साइन है, जो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, एंड दिस साइन इज फॉर समेशन। ये समेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम बहुत सारे सम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एंड समेशन ऑफ वाई एफ जेड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आई चीज? हाँ जी। कि मतलब आपका जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वो सिर्फ आपका नेट जीरो नहीं है, इसका मतलब कि हर डायरेक्शन में अगर मैं इंडिविजुअल सबको ऐड करूं, तो उनका भी नेट सम क्या आना चाहिए, जीरो निकल के ही आना चाहिए। आई बात समझ में अच्छे से? हाँ जी। हम्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम के सवाल अगर आते हैं तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। ये एक्स वाई जेड लेने का मतलब क्या है, सिंपल सी मतलब है इसका ये, कि आपको कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए। कंपोनेंट्स लेना आता है, याद है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने कंपोनेंट के लिए एफ लिख दिया ऐसे। अगर ये थीटा है तो याद रखेंगे, अगर ये एफ एच मान लेता हूँ उसको, जिसके साथ थीटा बनाता है उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा के साथ में, ठीक है। हम्म।
आप जिस एक्स का थीटा नहीं बनाता उसको हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से एफ बी ले लिया तो उसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा, ठीक है। ओके। तो हम लेते इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स लेना। बस ये याद रखना है, हमने एक्स और वाई में याद किया था, आप एच और किसी में भी आ सकते हो, वर्टिकल में याद कर लो, हॉरिजॉन्टल में याद कर लो, आपको ये याद रखना है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा वो साइन थीटा। अब देखिए इसका सवाल आपकी बुक में दे रखा है, हम एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं, आप बाद में जाकर बुक में देख भी सकते हैं उस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है आपको, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड में मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ इस तरह से। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 5.6 इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, बात करते हैं। देखिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सी फिगर 5.8, ये फिगर 5.8 आपको बुक में दे रखी है और कुछ नहीं है। आपसे बोल रखा है मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है। मतलब ये मास दे रहा आपको दे रखा है, मतलब ये 1 मीटर का है पार्ट और ये पार्ट 1 मीटर का है। ये 6 kg है, अगर 6 kg तो नीचे वेट कितना हो जाएगा आपका, वो mg वेट होता है, तो वो हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 यानी 60 न्यूटन हो जाएगा, जिसकी वजह आपको 10 लेने को बोली थी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे बोला गया है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक फोर्स आपको ये दे रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल एंड इक्विलिब्रियम, मतलब आपको ये थीटा निकाल के बताना है। अब समझते हैं कैसे करें क्वेश्चन, देखो तो मैं पॉइंट पी की बात करता हूँ, हमें पता है कि पॉइंट पी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट पी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पॉइंट पी बेटा आपका इक्विलिब्रियम में है तो साफ सी बात है उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, राइट। हाँ जी। तो मतलब नेट फोर्स इन एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इन वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इन जेड भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। खैर जेड की तो हमें जरूरत है नहीं है क्योंकि हमारा काम एक्स और वाई से चल जाता है। इस वाई डायरेक्शन को हम एक्स मानते हैं, इस वाई डायरेक्शन को हम वाई मानते हैं, इससे मेरा काम चल जाता है, बाकी जरूरत नहीं। नीचे वाले को हम माइनस वाई लेते हैं, ऊपर वाले को हम सॉरी इस वाले को माइनस एक्स बोलते हैं, ये वाली बात हो गई। अब जब मैं पी पॉइंट को वापस से बनाता हूँ तो उसने फोर्सेस क्या बोला कि देखो फोर्सेस देखो, टी वन एक फोर्स का नाम है, इसको टेंशन बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। ये टेंशन फोर्स है आपका टी वन, ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसे। नीचे लग रहा है आपका वेट यानी डब्ल्यू लग रहा है, जिसकी वैल्यू आपको 60 न्यूटन आपने निकाल दिया है। और तीसरा फोर्स आपका लग रहा है इस तरीके से, जिसकी वैल्यू क्या है, आप इसको एफ ले रखा है, इसकी वैल्यू है 60 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया पहली बात। अभी गड़बड़ ये है कि ना आपको टी वन की वैल्यू पता, और सवाल में पूछा क्या गया है आपसे, सवाल में पूछा गया है कि आप ये थीटा निकाल के मुझे बताओ, राइट। तो कितने हाँ वेरिएबल हैं जी। आपके पास में यहाँ पे, कितनी चीजें नहीं पता आपको यहाँ पे, हाँ। कितनी चीज नहीं दिख रही है आपको यहाँ पे। दो। तो तो जब भी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना आपके पास, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ दो वेरिएबल है तो यू नीड टू हैव टू इक्वेशंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें टी वन और टी टू हम अच्छा। क्या करेंगे, हम ये देखो ये तो पहले से एक्स में है, राइट, ये एक्स डायरेक्शन है, ये पहले से वाई में है, तो इसमें मुझे सोचना नहीं है। गड़बड़ जो हो रही है वो इस वाले में हो रही है क्योंकि ये टेढ़ा बना हुआ है, राइट। हाँ जी। अगर मैं इसको कंपोनेंट के डायग्राम के साथ बनाता हूँ तो ध्यान देना, जब कंपोनेंट के साथ बनाता हूँ डायग्राम, तो मैंने क्या कहा था, आपका कंपोनेंट जब भी लेते हैं तो इस तरह लेते हैं कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम साइन वाला लेते हैं। और एक बार हमने कंपोनेंट ले लिया उसके बाद मेन जो फोर्स है यानी टी वन, इसको हटा सकते हैं हम। तो टी वन का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो बेटा बताओ ये क्या आएगा, ये टी वन साइन थीटा आएगा कि टी वन कॉस थीटा आएगा। याद ये रखना है कि जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो हम कॉस लेके चलते हैं। तो ये वाला क्या आएगा, जल्दी बता दो, गलत बताओ चाहे सही बताओ, बस बता दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले तो ये बताओ क्या कुछ गड़बड़ हो रही है। आप म्यूट पे तो नहीं हो। अब देखिए, तो मुझे यहाँ पे दो इक्वेशन जरूरत है, तो मुझे जो ये तो मुझे साफ साफ पहले से एक्स में दिख रहा है, ये मुझे वाई में दिख रहा है, तो इनके साथ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे जो रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, मुझे इस टी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, इस वाले के, राइट, क्योंकि टेढ़ा बना हुआ है आपका। दूसरी बात, जब इसके लूंगा तो एक मैं लूंगा आपका एक्स की तरफ और एक लूंगा वाई की तरफ। मैंने आपको ये बताया था कंपोनेंट लेते टाइम पे कि जब मैं इसका एक ऐसे लूंगा तो ये बन जाएगा आपका टी वन, इसको मैं बोलता हूँ लेट्स टी वन वाई बोलता हूँ, और यहाँ पे बन जाएगा आपका इस तरह से, इसको मैं बोल दूंगा टी वन एक्स बोल दूंगा। अब बस आपको मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी कंपोनेंट्स लेते हो तो बस ये याद रखना, जिस एक्सिस के साथ में एंगल बना होता है ना उसको हम कॉस लेते हैं। यहाँ टी वन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी,
T1 cos थीटा, समझ में आती है नहीं आती, जल्दी बताओ। आते हैं। ठीक है, T1 x क्या ले लेंगे हम, अगर एक cos है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा। ठीक है, हम्म। एक बार जब हमने कंपोनेंट्स बना दिए उसके बाद हम ये जो मेन फोर्स है इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि कंपोनेंट जो बने हैं वो मेन फोर्स से ही बने। तो हम वापस से अपना एक्स और वाई में डायग्राम बनाएंगे ताकि सिर्फ एक्स और वाई में हमें सिंपल डायग्राम देखने को मिले। हम बोलेंगे देखिए सर यहाँ पर आपका है एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और यहाँ पर है आपका T1 साइन थीटा, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है T1 कॉस थीटा, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है आपको W दिख रहा है जिसकी वैल्यू 60 न्यूटन। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया सिर्फ और सिर्फ इसमें एक्स और वाई में। ठीक है, हाँ जी। अब हम करना चाहते हैं इस पे इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन लगाते हैं, तो मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। इसके दो मतलब और होते हैं हम्म। क्या, फर्स्ट क्या आपका नेट फोर्स इन एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मैं एक्स में देखता हूं तो नेट फोर्स एक्स में जब लिखना चाहूंगा तो प्लस की तरफ मुझे दिख रहा है 15 न्यूटन, राइट, तो मैं इसको एफ लिख देता हूँ प्लस साइन के साथ, बिकॉज ये मुझे प्लस, इस वाली डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं। ठीक है, अब जब मैं T1 साइन थीटा को साथ में लिखूंगा प्लस करूंगा, तो मैं उसे माइनस के साथ लिखूं या प्लस के साथ लिखूं, जल्दी बताओ। माइनस। बिल्कुल, क्योंकि ये पीछे की साइड है ना, पीछे की साइड को माइनस मानते हैं, और हाँ नेट क्या जी। होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका टी साइन थीटा क्या निकल के आ जाएगा, टी साइन थीटा विल कम आउट टू बी योर एफ, जिसकी वैल्यू आपकी 50 है। यहाँ से पहली क्वेश्चन बनती है टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट। हाँ जी। ये फर्स्ट। सेकंड, इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है आपका कि नेट फोर्स इन वाई क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए। तो वही करेंगे हम, ऊपर हम्म। कितना नीचे कितना उनको जोड़ेंगे। अब ऊपर वाला हम प्लस के साइन साथ ले सकते हैं T1 cos थीटा, नीचे वाला माइनस साथ में, तो यहाँ माइनस डब्ल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू 60 हमने देख रखी है आपके उसमें, यहाँ से T1 cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 60 न्यूटन, राइट। हाँ जी। अब दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, मैंने T1 और देता हूँ यहाँ पे। हाँ, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। अब मुझे अगर सवाल में पूछा गया है, सवाल में थीटा पूछा गया है, ठीक है, और T1 नहीं पूछा गया लेकिन T1 भी पता नहीं है, तो मैं आपको दोनों ही निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, दोनों कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अगर मुझे थीटा निकालना है यहाँ पे, अगर मुझे थीटा निकालना है तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या T1 कट जाएंगे, राइट। हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो यहाँ से क्या होगा, T1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T2 कॉस थीटा। यहाँ से T1 सॉरी T1 कट जाएंगे, इज इक्वल टू 50/60, इससे ये कट जाएगा, तो आपका टेन थीटा क्या निकल के आ जाएगा, टेन थीटा विल कम आउट टू बी 5/6, राइट। हाँ जी। तो यहाँ से आपका क्या कहते हैं, थीटा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी 10 इनवर्स 5/6। यहाँ तक आप, ये ओके। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, तो आपको अगर अगर आपको अलाउड है बाय कैलकुलेटर, अगर अलाउड है, वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप यही आंसर छोड़ के आ जाओगे। अगर कैलकुलेटर अलाउड है, बाय कैलकुलेटर इसका जब आंसर निकालते तो इसका आंसर लगभग 39 या फिर 40 डिग्री के आसपास निकल के आता है इसका आंसर। ठीक है, ठीक अब है। आपसे कोई बोलता है कि मुझे इसका वो निकाल के बताओ, T1 निकाल के बताओ, तो मुझे बताओ कि क्या आपने बचपन में ये वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या वन। होता है, वन होता है। तो मैं एक दिमाग लगाता हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्क्वायर, देखो ये सब ये वाला पार्ट पूछा नहीं गया है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, मान लो कल को फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, राइट। कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक, हाँ जी। नहीं नहीं। T1 होगा। ठीक है, क्या मैं T1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ जी। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी। मैं उसको लिखूंगा ही नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2500 प्लस 3600। तो यहाँ की हेल्प से आप T1 भी निकाल सकते हो,
जो कि मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं वैल्यू कितनी निकल के आएगी, और यहाँ से आप बोल सकते हो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 6100। तो ये 10√61 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर अच्छा आना चाहिए, पर आंसर कैसे निकालना है अगर टीम का पूछ लेता आपसे तो आप निकाल सकते थे, राइट। हाँ जी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का एक अच्छा खासा सवाल हो गया, जो कि एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। आई होप कि एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आया होगा। यस सर। अब इस बुक का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ तक तो आपका फर्स्ट लॉ मतलब यहाँ तक आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन थे। अब इस बुक का सेकंड पार्ट आ रहा है, जो कि है आपका वेरियस फोर्सेस या कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम ओके। कुछ नए नए फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में हम सिर्फ दो ही फोर्स पढ़ेंगे, दो ही क्या एक ही फोर्स पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। बाकी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे बाकी फोर्सेस का। तो देखिए, दुनिया में फोर्सेस बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, दुनिया में फोर्सेस आपके बहुत तरह के होते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें हम फोर्सेस को, तो आपकी दुनिया में आपको दो तरह के फोर्सेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कॉन्टेक्ट फोर्सेस मतलब जब आप किसी कॉन्टेक्ट या टच की जरूरत पड़ती है फोर्स लगाने के लिए। नॉन कॉन्टेक्ट ऐसा यू डोंट नीड एनी कॉन्टेक्ट और टच टू अप्लाई द फोर्स, राइट। एग्जाम्पल की अगर हाँ बात जी। करें, तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कैसे होता है? फ्रिक्शन इज बिटवीन टू सरफेसेस। भाई साफ सी बात है, जब दो सरफेसेस आपस में घर्षण करती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लिपिंग करती हैं, तब वहां फ्रिक्शन लगता है। और एग्जाम्पल पढ़े तो होता है एक स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम एसएचएम में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी मैं आपको इसका हल्का हल्का लिखा जोखा दे दूंगा, बाकी डिटेल में आप इसको क्लास मतलब इसके बाद में आप जाके क्लास 11th में ही पढ़ोगे, सेकंड इसमें एसएचएम में पढ़ोगे डिटेल में। नेक्स्ट हो गया आपका फ्रिक्शन, हो गया स्प्रिंग, हो गया आपका, हो गया नेक्स्ट टेंशन। ठीक है, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे अभी अलग से। और अगर बात करें एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है आपका ग्रेविटी फोर्स। याद है, ग्रेविटी फोर्स का मतलब है कि जब किसी बॉल को मैं हवा में गिरा रहा हूँ, तो वो जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर ग्रेविटी तो लग रही है जमीन से, राइट। हाँ जी। ग्रेविटी फोर्स हो गया। और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जितने भी होते हैं वो आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं। दो चार्जेस दूर दूर रखे हैं फिर भी उनके बीच में फोर्स है। और अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्सेस। तो इस चैप्टर में अभी हम इस चैप्टर में हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिकल ग्रेविटी फोर्स के बारे में हम डिटेल में, ग्रेविटेशन एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशन में ये क्लास 11th में ही है। ओके। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ये आपका क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म में, हाँ जी। ये भी क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास 11th में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। आपको इस चैप्टर में अगर जो पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक के नाम से नहीं, वो है आपका एक फ्रिक्शन है आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इसी क्लास में पढ़ना है अभी अभी। ठीक है, फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स आपको क्लास 11th में पढ़ना है। लेकिन कहाँ पढ़ना है आपको? चैप्टर का नाम है आपका एसएचएम, उसमें पढ़ना है। और ये आपको इन दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, और ओके। आपको ये भी किसमें पढ़ना है? इन दिस चैप्टर, मतलब एनएलएम में पढ़ना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है। और ये बहुत छोटे छोटे फोर्सेस है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, और ये भी क्लास 11th का पार्ट है। तो यही मेजर और मेजोरिटी ऑफ फोर्सेस हैं जो आपके सिलेबस में है, उनको आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना है अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो अभी हम पहला जो फोर्स देख रहे हैं वो देख लेते हैं आपका आपका देख लेते हैं टेंशन। अब देखिए, टेंशन फोर्स जो होता है ये एक तरह का फोर्स है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच कम्स इन एक्सटेंसिबल बॉडीज। एक्सटेंसिबल बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जिनमें देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ देयर इज अ टेंडेंसी दैट दे कैन बी पुल्ड। ठीक है, टेंशन फोर्स आपको जहां भी देखने को मिलेगा, दे आर दे आर ऑब्जर्व्ड इन एक्सटेंसिबल बॉडीज। एक्सटेंसिबल बॉडीज लाइक लाइक रोप्स में, ठीक है, स्प्रिंग्स में, धागों में, चेन्स में, और आपके पुलीज,
पुली की जो रोप्स होती हैं उनमें, तो एटसेट्रा ऐसी चीजों में जिनमें देयर इज अ चांस कि वहां पे थोड़ा सा खिंचाव देखने को, खिंचेगा नहीं खिंचेगा वो बात की बात है, बट देयर इज अ चांस कि वहाँ खिंचाव महसूस हो सकता है आपको, तो या फिर वहां पे थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो सकती हैं चीजें, तो उस जगह पे आप टेंशन देखते हो। खासकर जो सबसे ज्यादा आप पढ़ने वाले हो या थोड़ा बहुत भी कहीं देखोगे, वो होंगे आपके धागे, स्ट्रिंग्स, रोप्स या धागों में आप ज्यादा पढ़ोगे, तो इनमें आपका टेंशन देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि कैसे लगता है क्या है, तो सुनिए। पहली बात, इसकी जो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालोगे। उसको हम बोलते हैं, इसका नाम सुना कभी आपने, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, सुना है कभी ये नाम? नहीं। नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है सिंपल, जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, इस तरह की ये सब, ये, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ये बनाया था ना, ये वाला फिगर जो बनाई थी आपके सामने, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एफबीडी। एफबीडी का मतलब सिंपल होता है, व्हेन यू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन अ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ डायग्रामेटिक वे, उसको क्या बोलते हैं, एफबीडी। एफबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है, व्हेन वी ड्रॉ ऑल द फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम को मैं अगर शॉर्ट में यहाँ लिख दूं, इसकी डेफिनेशन टाइप से जाके आपको पता है, व्हेन वी ड्रॉ अ बॉडी with all the forces acting on it in a free condition diagram। तो एफबीडी से कुछ नहीं, कोई नई चीज नहीं है, बस एफबीडी का मतलब, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है आपका, जब आप जितने भी फोर्सेज एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सबको आप एक डायग्राम में फ्री कंडीशन में दिखा देते हैं, उसको हम बोलते हैं एफबीडी। समझ में आ गया ना, बहुत अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे एफबीडी से निकालना पड़ेगा। एफबीडी से मेरा कहना क्या क्या मतलब है, याद है इस वाले सवाल में जब मैं टेंशन निकाला था, तो टेंशन ये जो टी1 था ना, ये कुछ और नहीं था, ये टी1 क्या था आपका, टेंशन ही था। बस मैंने बस वहां पे नाम नहीं लिया था कि क्या था आपका, टेंशन ही था, क्योंकि धागा था ना वहां पे, तो धागे में कोई जो इफेक्ट आ रहा था वो कौन सा इफेक्ट था आपका, टेंशन का इफेक्ट था। आ रहा है समझ में? हम्म। मुझे कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। अ, नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। हाँ, तो मतलब मुझे टेंशन की अगर मैग्नीट्यूड को निकालना है, तो आई जस्ट हैव वन कंडीशन, मुझे इस क्वेश्चन को, मतलब एबिलिटी का मतलब एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका, अगर मुझे डायरेक्शन बनानी है, तो ये थोड़ा सा अच्छा फैक्टर है। तो पहली बात, डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। जब भी टेंशन की आप डायरेक्शन बनाओगे, इट इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। एंड दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन सच अ वे, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। कभी भी आपको टेंशन बनानी है किसी धागे में, तो इट मस्ट बी एक्टिंग इन अ वे दैट इट इज ऑलवेज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं, मेरे पास में एक ऐसे ऊपर एक छत है, उसमें मैंने धागा लटका दिया, उस पर एक बॉल लटका दी है। तो बॉल क्या है, मेरा मास है या फिर मेरा ऑब्जेक्ट है या मेरी बॉडी है। तो मुझे इस धागे में अगर टेंशन बनानी है, मुझे इस धागे में अगर टेंशन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अलोंग द धागा। ठीक है, अब अलोंग द धागा ऊपर भी उठता है या नीचे भी उठता है, मैंने क्या, बॉडी से दूर। तो बॉडी से दूर का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। आया नहीं आया समझ में? हाँ जी। ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहता हूँ, तो एग्जांपल की लेट्स से कि मेरी एक बॉल है जो इस तरह से लटकी हुई है हवा में, हवा में नहीं मतलब यहाँ के साथ लगी हुई है। अब मैं आपसे बोलता हूँ ये मेरा स्ट्रिंग है, तो बताइए इसमें टेंशन कहाँ काम, कैसे काम कर रही होगी। तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं, ये आपका मास है, ये आपकी बॉडी है, टें स्ट्रिंग ऐसे है, तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। अब अलोंग द ऊपर या नीचे, तो आप बोलोगे बॉल है इससे दूर, यानी इस तरह से लगेगी टेंशन यहाँ। ठीक है। हाँ जी। जैसे यहाँ पे भी उसने बुक में आपको दे दिया था सीधे सीधे डायग्राम, वरना डायग्राम नहीं देता तो आप क्या होता है, ये आपका बॉल थी, पी पॉइंट था, इससे अवे, तो ये टेंशन डायग्राम उसने पहले आपको दे दिया था, अब आप खुद से बना सकते हो। तो टेंशन के लेकर ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन का बस सिंपल इतना मतलब है कि जब आपका कोई स्ट्रिंग विस्ट्रिंग जैसी बॉडीज में आपका जो फोर्स आता है, उसको हम टेंशन बोलते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। उस पर हमने एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया, वैसे तो बाद में सॉल्व करना चाहिए था, पर अब कर ही लिया तो कर ही लिया। और देखने तो कि कोई सवाल दे रखा है कि आपको यहाँ पे बुक में, उसमें कोई सवाल दे रखा,
नहीं क्या, ठीक। अब सुनिए, इसके अलावा मैं बस स्प्रिंग फोर्स के बारे में आपको बस हल्का सा ज्ञान दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि इस बार में एक नया कोर्स है आपका जो फ्रिक्शन है, उसको मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो लगभग आधे घंटे का टॉपिक है, तो उसको मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा। आपका नेक्स्ट टाइम पे जब भी ये चैप्टर हो, जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस टाइम पे आपके इस चैप्टर में दो टॉपिक बचे हुए हैं आपके। एक तो फ्रिक्शन जो कि बड़ा हम्म, टॉपिक है, लगभग आधे घंटे का टॉपिक है, और दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, वो भी लगभग आधे घंटे से ऊपर का टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, इन दो टॉपिक को खत्म करने के बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये एक क्लास का टॉपिक और है, एक क्लास में और खत्म कर देंगे। देखेंगे, कोई जरूर जल्दबाजी नहीं है, अगले सैटरडे संडे को हम इस चैप्टर भी खत्म कर देंगे, आपका जल्दी हो जाएगा चैप्टर खत्म। कल हम फिर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपकी, स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ध्यान दें, और ज्यादा डिटेल में स्प्रिंग फोर्स को हम फिर से कह रहा हूँ एसएचएम में पढ़ेंगे, डिटेल इन एसएचएम चैप्टर। बस अभी क्या है कि हम इसको एक बार के लिए बस देख रहे हैं क्या होता है एसएचएम में। तो स्प्रिंग में क्या होता है कि स्प्रिंग आपकी मान लीजिए इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। जब स्प्रिंग आपकी फ्री रखी होती है, फ्री मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन इट, देन इट इज कॉल्ड एज नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेचुरल पोजीशन से क्या मतलब है कि देयर इज नो टेंशन और कंप्रेशन इन इट, देयर इज नो इलोंगेशन और कंप्रेशन इट, ऐसे रखा हुआ है, मैंने मास रखा हुआ अभी, ना दबाया ना खींचा। अब मैंने मान लो इसको मैंने इलोंगेट किया स्प्रिंग को, इलोंगेट मतलब मैंने इस तरह से खींचा इसको, तो जब खींचता हूं तो होता क्या है, आपकी जो नेचुरल पोजीशन से आगे जाके हम और पढ़ेंगे, नेचुरल नहीं होती है, इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। डिटेल में अगर बोलते हैं तो इसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे इसको, अभी घबराने की जरूरत है, सिर्फ सुन लें अपन बस अभी। मीन पोजीशन से, जब मीन पोजीशन से हम अपना डिस्टेंस लेते हैं, लेट्स से दिस एक्स, एक्स, तो अब आपका साफ सी बात है, जो स्प्रिंग है, आप बताओ स्प्रिंग उसको कहाँ की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, जब स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो उसको, अगर मैंने इसको स्प्रिंग को खींचा है तो आई थिंक अंदर। आए तो बिल्कुल अंदर लगेगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपका मान लीजिए स्प्रिंग को दबा देता, कंप्रेस कर देता, मास को लेके आता, तो ऑब्वियसली हम सारे डिस्टेंस जो होते हैं ना मीन पोजीशन से लेके चलते हैं, तो एक्स है, तो उस टाइम पे बताइए आपका जो एफ एस है या स्प्रिंग फोर्स है कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर। हाँ, बहुत लॉजिकल आंसर है, बाहर ही होगा, ठीक है। तो मैं एक बात देख रहा हूँ कि हमेशा जो एफ है ना, एफ एस इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ एक्स। हाँ जी। अब एक्स क्या होता है, एक्स को हम बोल देंगे आगे जाके, एक्स को हम बोलेंगे स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आपका, कि जिस डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एमपी। एमपी का मतलब होता है मीन पोजीशन। क्या होता है मीन पोजीशन, सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एसएचएम में अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ऑलवेज अपोजिट टू एक्स, तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो क्या होता है, एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखेंगे, बिकॉज माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट है। दूसरी बात, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ से आता है एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी। और इस के का एक स्पेशल नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाजार में जब भी स्प्रिंग खरीदने जाते हैं ना, तो कोई जब नॉलेजेबल इंसान होता है, जब साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट होता है, जब वो स्प्रिंग खरीदता है, तो वो ये बोलता है कि मुझे इतने स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग दे दो। स्प्रिंग कांस्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड द टाइप ऑफ स्प्रिंग। ये ज्यादा होगा तो स्प्रिंग टाइट होगी, ये हल्का होगा तो स्प्रिंग हल्की होगी, तो इस हिसाब से होता है। तो ये होता है आपका क्या, स्प्रिंग फोर्स। जो एफ एस है वही क्या आपका स्प्रिंग फोर्स। तो अभी आपको बस इतना ही पता होना चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स। दूसरी बात कि आपका स्प्रिंग में हमेशा एफ एस जो है वो अपोजिट ऑफ एक्स होता है। और दूसरी बात, जब आप इसको इलोंगेट करोगे स्प्रिंग को, तो आपका एफ एस कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। और जब आप इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, तो उस टाइम क्या होगा, आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हमको इस चैप्टर को खत्म करना है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इसकी फिजिक्स की, उसमें हम फ्रिक्शन और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन, उसको खत्म करके एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बस एक दिन का और है चैप्टर, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी अच्छे से। चलो फिर आज की क्लास यहीं हाँ पे एंड जी। करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। टेक केयर। थैंक